नमस्कार दोस्तों। आज संस्कृत शिक्षा विभाग का सामाजिक अध्ययन का पेपर था वरिष्ठ अध्यापक का, और काफ़ी बढ़िया पेपर था। 8 पार्ट होते हैं उसमें। इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, सोशियोलॉजी होता है, पबेड होता है, फिलॉसफी होता है, टीचिंग मेथड होते हैं, और सभी में लगभग 18-20 के आसपास प्रश्न होते हैं और 150 प्रश्न होते हैं टोटल इसमें। तो मैंने पूरा पेपर स्टडी करी, तो बड़ा शानदार पेपर था। इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो एक एक प्रश्न बड़ा सधा हुआ और कसा हुआ प्रश्न था। कहीं पर भी आप उसको आसानी से नहीं देख सकते। अगर थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो प्रश्न आपकी याद से जा सकता था। ज्योग्राफी ठीक थी, 2-3 प्रश्न उलझाने वाले थे। और हिस्ट्री के पेपर में हिस्ट्री का जो 19 प्रश्न आए थे, मुझे 19 ही प्रश्न अच्छे लगे, और ग्रेड 2 के लेवल से काफ़ी ऊंचे थे प्रश्न, आसान नहीं थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सिंपल था, और पॉलिटिकल साइंस एज ऑलवेज टफ था, और सोशियोलॉजी काफ़ी अच्छा आया था, हर बार की तरह सिंपल नहीं था। टीचिंग मेथड थोड़े सामान्य थे, किताबों की पकड़ में आ रहे थे। तो कुल मिला के देखें तो इस पेपर में अगर कोई 300 में से 210-20 का स्कोर करता है तो बड़ा शानदार स्कोर है वो। और अगर हम देखें कि हर एक सब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे मैं इतिहास का सॉल्यूशन करता हूं तो मुझे इतिहास सिंपल लगेगी थोड़ी सी, मगर एक सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी के तौर पे देखोगे तो 8-8 सब्जेक्ट को एक साथ मैनेज करना बिल्कुल आसान नहीं होता। फिर उसकी भाषा को समझना पड़ता है, बड़ा मुश्किल सा काम होता है। तो 200 का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर मैं मानता हूँ। 200-210 का स्कोर आपने अगर किया है तो आप अपनी तैयारी को और बढ़िया करते जाइए, ताकि आगे जब सामान्य शिक्षा का पेपर होगा तब उसमें आप बेहतर कर पाएंगे। मैंने कोचिंग के अंदर इतिहास, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी पढ़ाई थी। तो जियोग्राफी का तो सुरेश जी ने सॉल्यूशन करवाया है। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का सॉल्यूशन मैं भी करवाऊंगा। हिस्ट्री की जहाँ तक बात है, टोटल 19 प्रश्न आए थे इस बार। टोटल 19 प्रश्न थे, और अगर मैं हिस्ट्री पॉइंट की बात करूं तो 19 के 19 ही प्रश्न इतिहास हिस्ट्री पॉइंट से थे, जिसका मैं प्रूफ सहित सॉल्यूशन करवाऊंगा। और इकोनॉमिक्स में लगभग इतने ही प्रश्न थे। इकोनॉमिक्स में एक प्रश्न मुझे कंटेंट से बाहर लगा, थोड़ा न्यूमेरिकल्स था, बाकी सारा पेपर कंटेंट से था। जो सेकेंड ग्रेड बैच में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को इस बात का बड़े अच्छे से अंदाजा है, वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी कि कैसा अनुभव रहा कि मेरी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में आपका। हालांकि हिस्ट्री अभी तक मैं ऑफलाइन नहीं करवा पाया हूँ, ऑनलाइन ही रही है। इकोनॉमिक्स पूरी करवा दी है और ज्योग्राफी मेरी चल रही है। तो अनुभव तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं मेरी बात को शुरू कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एक जो प्रश्न है हिस्ट्री के मैं करवा देता हूँ। पहला प्रश्न था कि कनिष्क की एक ऐसी मूर्ति जिसमें सिर नहीं है, खड़ी हुई मूर्ति है, और निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुई? मैंने मूर्ति भी साथ में बताई थी आपको क्लास के अंदर, जिसमें सिर नहीं था, और मैंने लिखा था कि ये सिर विहीन मूर्ति है और मथुरा कला की मूर्ति है। और इसके ठीक नीचे की तरफ कनिष्क की ये मूर्ति है, और नीचे महाराज धीराज देवपुत्र लिखा हुआ, जो कि कनिष्क की उपाधि थी। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर जो है वो आपके मथुरा कला चला जाता है, और हम इसका उत्तर करेंगे ए ऑप्शन करेंगे। ठीक है, मथुरा कला। आप इस पे मत जाना, ये बच्चे ने किसी ने कर रखे हैं, तो आप जो है वो बिल्कुल मैं जो कर रहा हूँ उस पे रहना। ये किसी का पेपर है जिसको मैंने स्कैन करके डाला है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। उत्तर इसका क्या होगा? ए होगा। बड़ा स्पष्ट तौर पे हमने इसको लिखवाया था। मैंने लिखवाया था कि मथुरा में 3 प्रकार की मिली है, वेमत्स और शक शासक चस्टन की मूर्तियां भी यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न था वो था कि किस उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच आपके वाद विवाद का उल्लेख हुआ था। हालांकि मैं इस पे बात करूं तो काफ़ी डिटेल में जाएगी, और मैंने करवा भी रखी हैं सारी बातें, तो मैं यहाँ पे वो सारी बातें नहीं करूँगा। तो ये हमने लिखा था कि बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें लिखा था कि प्रवक्ता याज्ञवल्क्य, गार्गी मैत्री संवाद है जिसमें तमसो मा ज्योतिर्गम में लिखा हुआ है। बहुत सारी बातें हमने इसमें करी थी, तो इसका उत्तर यहाँ पे ये सी ऑप्शन है वो बैठ जाएगा। ठीक है, ये हमने कह रखा था।
उसके बाद में है, उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जिसने पहली बार हड़प्पा से पहले की जो संस्कृतियां थी उनका अध्ययन किया और ये कहा कि जो विकसित हड़प्पा है ये हड़प्पा पूर्व संस्कृतियों का ही एक विकसित रूप है और इनमें आपस में समानताओं को रेखांकित किया। तो हमने पढ़ा था इसमें तीसरे पॉइंट पे कि पूर्व संस्कृतियों का विकसित रूप ही हड़प्पा थी। इसमें अमलानंद घोष का नाम आता है, ऑलसेन दंपत्ति का नाम आता है, फायर सर्विस का नाम आता है, रोमिला थापर का नाम आता है और बेबी लाल भी इसके समर्थक रहे थे। तो इनमें हमारे को सीधा ऑप्शन दिख रहा है अमलानंद घोष। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? अमलानंद घोष। बड़ा स्पष्ट तौर पे हमने लिख रखा और मैंने लिखा था कि राजस्थान की सोथी, कालीबंगा और कोट अदजी, आमरी, ये सारी की सारी हड़प्पा पूर्व संस्कृतियां थी और जिनकी बदौलत ही विकसित हड़प्पा हुआ था। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न था, ये जनरली नया प्रश्न था, पहले ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछा गया था। उसके बाद में था कि किसने कहा था नेपोलियन के पेरिस मार्च से दांडी मार्च की तुलना किसने करी थी? तो हमने इसमें लिखा था कि सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी की रोम यात्रा से तुलना करी थी गांधी जी की दांडी यात्रा की। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। बच्चे ने भी इसको सही किया है, ठीक है, सी ऑप्शन बैठ जाएगा। चौथा प्रश्न था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को जो केसर ए हिंद की उपाधि, अच्छा ठीक है, उपाधि दी गई जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी थी। तो मैंने कहा था कि इसमें गांधी जी को केसर ए हिंद, बोअर रतन, जुलू रतन ये सब दिए थे और जमना लाल बजाज ने राह ए बहादुर की उपाधि लौटाई थी और हाजिम उल मुल्क की उपाधि अजमल खान ने लौटाई थी। ऐसे 24 लोगों ने उपाधियां लौटाई थी कि बात हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें आपके उत्तर क्या बैठेगा? केसर ए हिंद, ठीक है, सी। बच्चे का भी सही है, अपना भी सही है इसमें। उसके बाद में था कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के कार्डेलियर्स क्लब का सदस्य नहीं था? तो मैंने फ्रांस की क्रांति में कार्डेलियर क्लब अलग से पढ़ाया है और इसमें मैंने बताया था कि दांतो, जोसेफ रॉबर्ट, कार्नो, कोमले देमुले, मारा और हेबर्ट इसके प्रमुख नेता थे। तो ये दांतो हो गया, दांतो हो नहीं सकता, और ये आपके मारा हो गया, ये हो नहीं सकता, हेबर्ट भी है इसमें, ये भी नहीं हो सकता, और उत्तर क्या होगा? रोबोस्पियर जैकोबिन का था, ठीक है। वैसे ये सारे के सारे लेफ्ट विंग के लोग थे, परंतु कार्डेलियर क्लब में रोबोस्पियर नहीं था। बहुत क्लियरली इसमें सारी बात है वो लिखी गई है। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। मैंने बेंजामिन डिज़राइली के संबंध में बताया था आपको कि वो कंजर्वेटिव दल का था, विपक्ष का नेता था और उसने सैनिक महज एक माध्यम थे और असल में 1857 की जो क्रांति थी ये एक राष्ट्रीय विद्रोह थी। ये बात आपकी बेंजामिन डिज़राइली ने कही थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी उत्तर इसका बैठेगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में हमने इसको लिखा था। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण किससे किया है? तो हमने बताया था ये कि चंद्रगुप्त का नाम उल्लेख 1793 में विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त नाम दिया था पहली बार, और इन्होंने सेंड्रोकोटस जो है आपके नाम है, इसकी सेंड्रोकोटस जो यूनानी स्रोतों में मिलता है, ये सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकॉप्टर, इन सब नामों को चंद्रगुप्त से जोड़ने का काम किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। तो बड़ा स्पष्ट तरीके से हमने इसको लिखा है और बहुत जैसे कोई लाइन ही यहीं से उठा दी गई हो। शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को क्या कहते थे? तो देखो, लेखाकार की जब बात आती है तो हमने इसमें लिखा है कि जो मजूमदार था वो बेसिकली लेखाकार था, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, और मजूमदार, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। ताजमहल के गुंबद निर्माण का काम किसने किया था? तो हमने इस प्रश्न को पिछली बार ही पढ़ा था, वापस बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री मिस्त्री तो था, उस्ताद ईसा था, और कुरान जो छापी इस पे सुलेखक के नाम में, सुलेखक के रूप में अमान खान सिराजी ने काम किया था। गुंबद का निर्माण इस्माइल खान ने किया। पच्चीकारी का कार्य कन्नौज के कारीगर मोहनलाल ने किया था। तो आप देख लीजिए, इसमें इस्माइल खान उत्तर पड़ा है और इसका डी ऑप्शन बैठेगा, बहुत क्लियर लिखा हुआ था ये।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1743 में करी थी। इसका पहले नाम जो है जुंटो था। हमने ये बात बहुत बढ़िया तरीके से अमेरिका की क्रांति में लिखी थी। ये सिंपल प्रश्न है, ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है। किस जार को रूस की आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए जार द ग्रेट लिबरेटर नाम दिया था? तो ग्रेट लिबरेटर के बारे में अलेक्जेंडर द्वितीय को कहा था। मैंने बहुत स्पष्ट लिखा है इसको, और इंग्लिश में इनके भी ग्रेट लिबरेटर ही लिखा हुआ है, तो लाइन टू लाइन यहां से आपको मिल जाती है। कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो इसमें वात्सायन ने कामसूत्र लिखा था, पंचतंत्र नहीं लिखा था, ठीक है। यद्यपि हमने ये सारे लिख रखे हैं। मंदसौर का अभिलेख वत्स भट्टी का है, प्रयाग प्रशस्ति हरिशरण की है, सारे लिख रखे हैं। ये सिंपल प्रश्न है, कोई बहुत टफ प्रश्न नहीं है। कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? हमने लिख रखा है 7 अगस्त 1942 को बंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें नेहरू द्वारा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया और यहीं से वो पास हुआ था और प्रस्ताव पारित हुआ था। सारी बात 8 अगस्त को वो पारित होता है। तो ये बंबई अधिवेशन आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका। रामानंद की उन महिला शिष्यों का नाम बता जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद भी उनका संदेश घर घर पहुंचाया। तो हमने बताया था इसमें कि पद्मावती और सुरसिर ये दोनों रामानंद की, गुरु रामानंद की शिष्याएं थी। ये हमने भक्ति आंदोलन के अंदर पढ़ा था। 16वां प्रश्न था कि जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा हिंसा न होने संबंधी समिति कौन सी कहलाती थी? मैंने बता दिया था, एषणा समिति थी। एषणा समिति भोजन से हिंसा न होने की बात करती थी। तो उत्तर क्या है? बी। व्युत्सर्ग में था मल मूत्र त्याग से हिंसा न हो। ईर्या समिति जो थी उसमें ऐसे मार्ग पर चलो कि जिसमें कीटाणु ना मरे। और भाषा में था मधुर और विनम्र वाणी यूज करें कि भाषा ही हिंसा ना हो। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या है? बी। ये टफ प्रश्न था, लेकिन हाँ हमारे कंटेंट से था ये सरल था। मनसब शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हमने लिखा था मनसब शब्द अरबी भाषा के मनसिब शब्द से उत्पन्न हुआ है ना। तो बड़ा क्लियर सा प्रश्न था ये। अगर बच्चे ने ठीक से पढ़ा है तो सारे प्रश्न आराम से हो सकते थे। गुप्तकालीन पुस्तक रोमक सिद्धांत किससे संबंधित था? तो मैंने कहा था कि वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका जो कि ज्योतिष या खगोल से थी, उसमें ये रोमक सिद्धांत आता है जिसमें 5 सिद्धांत थे और उसमें बहुत डिटेल से मैंने बता दिया था। तो इसका उत्तर क्या है? खगोल शास्त्र, ठीक है। बड़ा सिंपल प्रश्न था ये। और अंत में था कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं थे? तो इसमें सारे नाम मिल जाएंगे आपको, वारिंद्र नाथ घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और आपके प्रफुल्ल चाकी, है ना, कोदीराम बोस, ये सारे इसमें नाम आ जाए, सारे इसके सदस्य थे। तो इसका उत्तर हम बी करेंगे, ठीक है, जिसमें सभी इसके सदस्य माने गए। तो ये 19 प्रश्न थे जो हिस्ट्री के थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आरपीएससी ने 19 प्रश्न दिए बदलते हुए ट्रेंड के, और 19 के 19 प्रश्न अपनी सामग्री में से हैं। किसी भी एक किताब में पूछे जाने वाले मुझे लगता है कि जितने सवाल बन सकते थे वो सारे हमारे इस कंटेंट में हैं। और इसलिए ये बात मैं इसलिए भी बताता हूँ, कई बार मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगता है कि आप इतने आए नहीं है वो, तो मैं सॉल्यूशन सहित आता हूँ हर बार। मैं क्या काम करने पे बल देता हूँ, मैं ऐसे दावे नहीं करता बिना फालतू के, ना मेरे से होते हैं। बाकी लोग तो क्या व्हाट्सएप ग्रुप बना के 4 लोगों को ऐड करके अगर उन 4 में से किसी का सिलेक्शन हो गया तब भी अपना सिलेक्शन दिखा देते हैं और फिर कहते हैं कि उस बच्चे ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। अब क्रेडिट तो आपको कौन देगा? सिलेक्शन ग्रुप में ऐड करने से थोड़ी होता है, सिलेक्शन मेहनत करने से होते हैं। और आप चाहते हैं कि आपको कोई क्रेडिट दे तो आप डेफिनेटली उसके करियर निर्माण में अपना योगदान दें और नेकी कर दरिया में डाल, काम करके भूल जाओ। कोई क्रेडिट देता है तो ठीक है, नहीं देता तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। आपको अंदर से संतुष्टि होनी चाहिए। तो ये 19 प्रश्न थे और ये सारे के सारे कंटेंट से थे। अब अपन आते इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स मैंने 2nd ग्रेड में पढ़ाया था, है ना। तो पहला प्रश्न है आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से कि उपभोक्ता संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब तटस्थता वक्र जो है वो आपके बजट लाइन को टच करता है जिस जगह पे, है ना, ये बजट रेखा वो रेखा होती है जिसके
उपभोक्ता के पास में जितना बजट होता है उसे बजट लाइन कहते हैं, और ये इंडिफरेंस कर्व है। तो आईसी जहां पे भी बजट रेखा को टच करता है उसको आपके उपभोक्ता संतुलन माना जाता है। हिस्ट्री वालों के समझ में नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स का है। तो इसमें देखो ये लिखा है कि तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के जब बराबर होगा तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आएगा। अगर ढाल तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल से कम होता है तब भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। जैसे ढाल मान लो कि नीचे है तो आय बच जाती है, ऊपर है तो अधिक खर्च हो जाती है ना। ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये दोनों स्पर्श करने चाहिए। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? सी बैठ जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि यदि बहुत अधिक, अच्छा मैं आपको बात बता दूं, ये इकोनॉमिक्स जितनी मैंने पढ़ाई थी उसमें से सिर्फ एक प्रश्न ही बाहर है। क्योंकि ऑफलाइन बैच का है तो इसमें बोर्ड का काम होता नहीं है, बच्चे रजिस्टर में लिखते हैं और रजिस्टर के फोटो डालने का कोई सेंस नहीं आता, इसलिए मैं सीधा इसको सोल्यूशन करवा रहा हूँ। अगर मैं ये ऑनलाइन पढ़ाता और बोर्ड पे काम करता तो मैं इस जगह को खाली नहीं रखता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है, इसका क्या मतलब है? बहुत अधिक मुद्रा मतलब मार्केट में मुद्रा की अधिकता है, और मुद्रा की अधिकता आपको पता है कि मार्केट में जब मुद्रा की अधिकता होगी तो निश्चित तौर पे क्या होगा? मार्केट में मांग बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। मांग अधिक होगी और उसके सामने जब सप्लाई नहीं होगी तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी, है ना, कीमतें बढ़ जाएगी। तब इस स्थिति में ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति आपके ट्रक भर के पैसा लाता है और जेब भर के सामान ले जाता है। इसका मतलब क्या होता है? बड़ गजब की इन्फ्लेशन आप कह सकते हो। जब मुद्रा अधिक होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है और वो मुद्रा वस्तुओं को खरीदने के लिए उसके पीछे भागती है। इसे मांग जनित प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब मार्केट के अंदर मॉनेटरी या मुद्रा अधिक होने के कारण अगर डिमांड बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में जो इन्फ्लेशन क्रिएट होती है उसे हम मांग जन्य कहते हैं। स्टैगफ्लेशन में दूसरी स्थितियां होती है जिसमें आपके इन्फ्लेशन की स्थितियों के साथ साथ में बेरोजगारी का मामला बढ़ जाता है। लागत जन्य में जब वस्तु की कीमतें, वस्तु जो बनाई जाती है उस वस्तु में जो आपके जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है उनकी कीमतें अगर बढ़ जाती है, वस्तु के निर्माण में जो उत्पादन के साधन है उनकी जब कीमत बढ़ जाती है, तो जब वस्तु की कीमतें बढ़ती है तब उसको हम लागत जन्य कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? बी। आगे बढ़ते हैं। यदि सरकार एक्स वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाती है तो क्या कंडीशन बनेगी? ये पूर्ति वक्र का प्रश्न है। अब देखिए, हमने कहा था कि पूर्ति में परिवर्तन और आपके दूसरा होता है यूं समझ लीजिए कि नया पूर्ति वक्र प्राप्त होना। एक तो पूर्ति वक्र ऐसा होता है, इसमें हम कहते हैं पूर्ति में परिवर्तन, है ना, वृद्धि या कमी, एक ही वक्र पे संचलन होता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब आपके नया पूर्ति वक्र प्राप्त होता है। नया पूर्ति वक्र कब प्राप्त होता है? एक दायां प्राप्त होता है और बायां प्राप्त होता है। अब जब नया पूर्ति वक्र प्राप्त होगा तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन ये बनती है कि जैसे एक वक्र के अंदर एक से अधिक पूर्ति वक्र प्राप्त होते हैं, जिसमें क्या होता है, कीमत जो है वो तो आपके स्थिर मान ली जाती है और अन्य वस्तुओं को एक प्रकार से परिवर्तनशील माना जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब एक्स वस्तु जो है उस पर उत्पाद शुल्क लगाया, अगर गवर्नमेंट का मानना है कि एक्स वस्तु की सप्लाई कम होनी चाहिए तो उसके ऊपर प्रोडक्शन टैक्स डाल दिया, और जब भी किसी वस्तु की सप्लाई कम करने का प्रयास किया जाता है तो जो आपके यूं कहिए कि जो जैसे ये है टोटल, अपन ये ऐसे कर लेते हैं ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मेन पूर्ति वक्र है तो अब बाईं तरफ जो जाएगा ये कमी की स्थिति में जाएगा, दायां है वो वृद्धि की स्थिति में जाएगा, क्योंकि जब सप्लाई बढ़ेगी तो वक्र दायां प्राप्त होगा, सप्लाई घटेगी तो वक्र बाईं तरफ जाएगा। क्योंकि उत्पाद शुल्क लगाया है मतलब सप्लाई कम करनी है, तो कम करनी है तो वक्र बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु एक्स की पूर्ति वक्र बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। इसका उत्तर सीधा ए बैठेगा, ठीक है। तो दाईं तरफ कब होता है विवर्तित? जब आपके एक्स वस्तु का आपको उनको सप्लाई बढ़ानी हो, क्योंकि ये तो मांग पे ही है तो ये हो ही नहीं सकता। और दाहिनी तरफ कब होता है? जब बढ़ानी हो। यहाँ पे आता ना कि सरकार एक्स वस्तु के ऊपर अगर अनुदान देती है तो इस स्थिति में सी उत्तर होता, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। तो उत्तर क्या होगा इसका? ए उत्तर बैठ जाएगा। सिंपल प्रश्न था ये। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सरकार के बजट का
प्राइमरी डेफिसिट है वो 0 होता है। प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है? फिजिकल डेफिसिट में से सरकार के द्वारा जो पूर्व ऋणों के ब्याज चुकाए जाते हैं, है ना, पूर्व ऋणों के ब्याज, तो उसको हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। अब मान लो कि पूर्व ऋणों के जो ब्याज है वो एफडी के बराबर ही है, तो राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के अगर बराबर है तो प्राइमरी डेफिसिट आपके 0 हो जाएगा। ठीक है, डी उत्तर हो जाएगा इसका। भारत में मुद्रा पूर्ति का निम्न में से कौन सा माप सर्वाधिक तरल है? इसमें डेफिनेटली M1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जनता के पास जितनी भी करेंसी है, जनता की जो करेंसी है जनता के पास में, वो सारी करेंसी M1 में आती है। तब आप कहोगे सर ये तो M3 में भी आती है, मगर M3 में आपके टाइम डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा होती है और इनके पास में डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा होती है। और टाइम डिपॉजिट ज़्यादा होती है तो टाइम डिपॉजिट मतलब एक टाइम के बाद ही निकाल सकते हो, तो उसकी तरलता बेहद कम होती है। इसलिए M1 से हम M4 की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे तरलता घटती जाती है ना। तो M4 तक की तरलता बेहद कम होती है और M1 की तरलता सबसे अधिक होती है। ये बातें मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस में बता रखी हैं आपको। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन से किन्स के उपभोग फलन के बारे में सही है? किन्स ने क्या कहा था? किन्स ने कहा था कि सी कंजप्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति की जो उपभोग की प्रवृत्ति होती है, खर्च करने की, वो सीधा के सीधा आय से संबंधित होती है और इसको उसने स्टैटिक माना था, बड़ा यूं कही कि स्थिर सा माना था। तो मौद्रिक उपभोग मौद्रिक आय का स्थिर फलन है। थोड़ी डेफिनेशन हिंदी में थोड़ी कम समझ में आती है। दूसरा इसने कहा था कि जो एमपीसी होती है, 0 एमपीसी और ऐसे 1, मतलब ये हुआ कि एमपीसी हमेशा 1 से कम होती है, 0 से अधिक होती है, मतलब कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो लिखा है ना, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति धनात्मक तथा 1 से कम होती है, मतलब ये भी सही है। तीसरा है दीर्घकालिक एमपीसी, ये टेबल से समझ सकते हो आप। और चौथा था कि आय बढ़ने पर एपीसी घटती है। सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है उस लेवल में व्यक्ति का खर्च नहीं बढ़ता। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, है ना, और ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम होता है। तो ये चारों विकल्प जो है वो आपके सही हैं। इसका उत्तर क्या बैठेगा? ए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कथनों पर विचार कीजिए। M2 बराबर M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा, ये गलत है, क्योंकि M2 बराबर होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की जमाएं। किसकी? पोस्ट ऑफिस की जमाएं आती है, इसलिए ए गलत हो गया। और बी M3 को मौद्रिक संसाधन, मैंने बहुत क्लियर लाइन लिखवाई थी ये कि इसको मौद्रिक संसाधन, समग्र मौद्रिक संसाधन कहते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस बोलते हैं इसको। तो उसमें केवल बी सही होगा, है ना, ए गलत है। ए गलत क्यों है? क्योंकि M2 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत जमाएं होती है, न कि बैंकों के पास की शाब्दिक जमाएं। ठीक है, तो बी उत्तर होगा इसका। नरेगा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, ये बात तो ठीक है, 5 में आया था, 6 में लागू हुआ था, मगर थोड़ा सा सेकंड पॉइंट है ना, ये गलत लग रहा मुझे, क्योंकि एनआरपी 1980 के आसपास बना था, फिर इसको 1989 में ये हो गया और इन दोनों का विलय जवाहर रोजगार योजना में किया गया था, न कि मनरेगा में। तो मुझे लगता है कि केवल ए सही है ना, केवल ए सही है। और ये पता नहीं गरीबी वरीबी में कहीं दिया, मैंने तो ये नहीं पढ़ाया था, ये सिंपल था, ये सेकंड ग्रेड में पढ़ाया मैंने। और सतत विकास लक्ष्यों की संख्या मैंने बताई थी आपको, 17 संख्या है और उप लक्ष्य 169 है। घोषणा है 2015 में हुई थी, जिसने MDG के स्थान लिए थे, और लक्ष्य जो है वो 2030 तक इसके पूरे करने हैं। तो 17, 2015 और 2030, बिल्कुल सिंपल प्रश्न और बहुत अच्छी तरीके से अपने ये पढ़ा हुआ था। बेरोजगारों की जो यूजुअल स्टेटस है, मैंने आपको ये पढ़ाया था आपके बेरोजगारी के मापन में। मैंने कहा था यूजुअल स्टेटस के बेरोजगार, आपके करंट डेली स्टेटस के, CDS के बेरोजगार, है ना, ऐसे बताया था आपको। यूजुअल स्टेटस का मतलब क्या होता है? साल के अधिकांश दिन अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको हम यूजुअल स्टेटस अर्थात सामान्य स्थिति का बेरोजगार कहते हैं। अब चक्रीय में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चक्रीय में आपके साइक्लिंग सिस्टम से है और जनरली विकसित देशों में देखने को मिलता है। घर्षणात्मक में नहीं होता। घर्षणात्मक में एक व्यक्ति एक जगह छोड़ के दूसरे में जाता है तो वो स्थितियां पैदा होती है। डसगाइस्टिंग, छिपी हुई बेरोजगारी, ये लंबी नहीं चलती, वापस लोगों को रोजगार है वो जनरली मिल जाता है। लेकिन खुली बेरोजगारी ऐसी होती है जिसमें सरकार प्रयास करने के बाद में भी वो नियंत्रित नहीं होती, तो सभी लोगों को रोजगार गवर्नमेंट नहीं दे पाती। तो मुझे लगता है डी इसका उत्तर है। मिलान कीजिए, ये
आपके आप मिला लेना, चौथा ही उत्तर है इसका। एक बार मुझे उसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये जनरली हमें जी पढ़ाते हैं तो उनके लगाए हुए उत्तर है ये, और इसका 220 है। ठीक है, ये बच्चे ने सही किए। उसके बाद है, मान लीजिए बैंकों की प्राथमिक जमा राशि 10,000 है, केंद्रीय बैंकों का CRR 10% है, SLR 25% है और अनयूज्ड अनुपात 5% है। तो कुल जमा राशि कितनी है? टोटल जमा हमें को ज्ञात करनी है। तो ये आपके जमा गुणांक के बेस पे ज्ञात होता है। जमा गुणांक क्या होता है मैं बता देता हूँ कि जमा गुणांक बराबर 1 बटा ये CLR प्लस SLR और प्लस अप्रयुक्त आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 बटा CLR कितना है? 10%। 10% का मतलब क्या हो गया? 10,000 का 10% कर लो आप, मतलब आप इसको 0.10 कर लो, प्लस 25% 0.25 प्लस 5% 0.05 बराबर कितना हो गया? 1 बटा 0.40 अर्थात 2.5। कैसे? पॉइंट हटा दोगे ऊपर डबल जीरो आ जाएगा और 100 बटा 40 करोगे तो अपने आप 2.5 आ जाएंगे। 2.5। अब इसको क्या करना है? अब आपको ये डिमांड मल्टीप्लायर मिल गया। 2.5 और डिमांड मल्टीप्लायर जो होता है DM गुणा प्राइमरी डिपॉजिट कितनी है? 10,000 को काउंट करोगे तब आपको टोटल डिपॉजिट मिल जाता है। अब DM कितना है? 2.5 और गुणा प्राइमरी डिपॉजिट कितना है? 10,000 इज इक्वल टू कितना हो गया? 25,000। ठीक है, ये डी उत्तर इसका बैठ जाएगा। आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ऋणात्मक ढाल की सरल रेखीय मांग वक्र पर दाएं से बाएं दाएं से बाएं है ना, तो मतलब इधर नीचे से ऊपर की ओर, दाएं से बाएं ऊपर की ओर विचरण करने पर मांग की कीमत लोच। ये बेसिकली बिंदु लोच विधि से है ना, बिंदु लोच विधि। इसमें क्या होता है? सबसे नीचे आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होता है, फिर PED इक्वल टू आपके लेस देन 1 होता है, फिर PED इज इक्वल टू आपके 1 होता है, उसके बाद में PED इज ग्रेटर देन 1 होता है और उसके बाद में PED जो है आपके अनलिमिटेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूसली हम जब ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ठीक है मतलब आय में छोटे से परिवर्तन पर भी आपके वचन करें कीमत में छोटे से परिवर्तन के बाद में भी आपकी डिमांड में है वो ठीक ठाक परिवर्तन होता है। ये PQLI का है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। मैंने आपको तीनों बता दिए थे। प्रति व्यक्ति आय इसका हिस्सा नहीं है, बाकी सभी इसका हिस्सा माना जाता है। उसके बाद है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मांग में परिवर्तन का किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दिए गए मांग वक्र पर विचरण करता है। ये है आपके इस तरह से, ये मांग वक्र है। इसमें मांग घटेगी, कमी होगी या वृद्धि होगी, एक ही मांग वक्र रहेगा और उसी वक्र पर आपकी सारी चीजें चलेगी। ठीक है, इसमें कीमत के अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस आते हैं और अन्य सारे तत्व है वो परिवर्तनशील होते हैं। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, इसका मतलब ये कथन बिल्कुल सही है। और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का मतलब होता है एक से अधिक मांग वक्र प्राप्त होना। एक से अधिक मांग वक्र का क्या मतलब है? इस टाइप से कई सारे मांग वक्र प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक से अधिक मांग वक्र प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ कि आपके आय तो स्थिर है और अन्य तत्व जो है वो परिवर्तनशील है। तो A और B दोनों सही है। ये इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मांग की आड़ी तिरछी लोच के संबंध में विचार कीजिए। अगर X और Y वस्तु स्थानापन्न है, जैसे मान लो कि ये वक्र है और इसमें स्थानापन्न है, मतलब एक वस्तु दूसरे को रिप्लेस कर सकती है। X की जगह हम चाय ले लेते हैं और Y की जगह हम आपके कॉफी ले लेते हैं। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जैसे X वस्तु की जैसे कीमत है वो 10 से 20 होती है ना, तो इधर Y वस्तु 5 से जैसे ये 10 है, तो जैसे इसकी कीमत बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे पहले जैसे ये स्थिति थी 10 पे 10 था, जैसे कीमत बढ़ेगी तो आपको पता है कि ये कीमत बढ़ेगी तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब ये वक्र कैसा प्राप्त होगा? धनात्मक, ना कि ऋणात्मक। तो ये हो गया गलत आपके। ठीक है, दूसरा है अगर ये पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तु का मतलब होता है कि जैसे गाड़ी और पेट्रोल। ठीक है, ये गाड़ी है, ये पेट्रोल है। अब इसमें क्या करें हम?
इसमें ये हुआ कि जैसे गाड़ी की कीमत मान लो बढ़ गई, लाख रुपए, 1 रुपए से 2 रुपए हो गई। पहले जैसे ये स्थिति थी 5 और 10, तो जैसे एक गाड़ी थी, जैसे ये 5 है, ये 10 है, तो गाड़ी की कीमत जब 1 रुपए थी तब आपकी पेट्रोल काफ़ी बिक रहा था, और जब गाड़ी की कीमत बढ़ी तो डेफिनेटली पेट्रोल की कम डिमांड आ गई। इसका मतलब आपके क्या हो गया, ऋणात्मक वक्र प्राप्त होगा, जबकि इसने क्या लिखा है, धनात्मक। ये भी गलत है। और दो वस्तु जब संबंधित नहीं होती है तो आपकी ई एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब क्या होगा, केवल सी सही है इसमें, है ना, सी सही है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आरडी लोच में तीनों एग्जाम्पल आपको लिखवाए, अगर आपको रजिस्टर में बात याद हो तो। मांग की आय लोच शून्य होगी यदि आय में दिया गया परिवर्तन। आय लोच शून्य होने का मतलब ये होता है कि आय में परिवर्तन का डिमांड पे कोई असर नहीं होता, तब आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा 0 हो जाती है। तो यदि आय में दिया गया परिवर्तन मांग में परिवर्तन नहीं करता हो तो आय की लोच कैसी हो जाती है, आपके शून्य रहती है। ये 3 ऑप्शन आएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एमडीजी आए थे? एमडीजी 2000 में आए थे, और 2015 में एमडीजी गए और इसका स्थान एसडीजी ने ले लिया था। खर्च योग्य आय, जैसे अपन डिस्पोजल इनकम कहते हैं। खर्च योग्य आय क्या होती है, इसको ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि जो व्यक्तिगत आय है जिसको आपके पास में आई, और उसमें से आप प्रत्यक्ष कर जुर्माने वगैरह खत्म कर दो, शेष बचेगी जिसको आप खर्च करने की ताकत रखते हैं, वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। ठीक है, तो निजी आय है तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसमें अप्रत्यक्ष है, ये होगा नहीं, ये उत्तर बनेगा बी। ठीक है, बस इतने से प्रश्न थे। 40 प्रश्न थे, 40 थे, 39 थे। 20 इकोनॉमिक्स के थे और 19 हिस्ट्री के थे। ठीक है, तो आप आगे के पेपर चेक करिए आराम से। तो मेरा मैंने कह दिया। अब मेरे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं। मेरा बेटा इकोनॉमिक्स बहुत पहले से रहा हुआ है। मेरा सिविल सर्विसेज में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी था, हालांकि अब तो खैर कुछ टॉपिक्स ही पढ़ाता हूँ सेकंड ग्रेड वगैरह में, और बाकी ठीक है, इकोनॉमिक्स भी अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, हालांकि हिस्ट्री जितना श्योर इकोनॉमिक्स में नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।